अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा ख़ान है और आज हम अपने एक नए मेहमान के साथ मौजूद हैं। नाम अपना बताना चाहेंगे आप? कुछ अपना बैकग्राउंड, कौन है, कैसे आए हैं इस पॉडकास्ट में, कैसे शामिल हो गए आप, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनज़र अनवर है और मैं अभी डाउ मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ पर इस पॉडकास्ट में से आया कि अहमद भाई ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नंबर्स कितने थे, कॉलेज कौन सा था, परसेंटेज कितनी थी, थोड़ा सा एकेडमिक का बैकग्राउंड समझाएं बच्चों को। मेरे जो एमकेट में मार्क्स थे वो 175 थे। और जो कॉलेज था आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था मैं। और जो इंटरमीडिएट में मेरी परसेंटेज आई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्स 93 थी। ओ माशाल्लाह, 93, बेहतरीन माशाल्लाह। तो ये बताएं कि 93 के लिए आपने कितनी मेहनत की थी? क्या ऐसा कर दिया कि 93 परसेंटेज आ गई आपकी एग्रीगेट सेकेंड ईयर के अंदर, इंटर के अंदर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरा मतलब मैंने कभी अपने आप से इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी और ना ही मेरा ये गोल था कि मैं कभी हमेशा ना टॉप करूं। मतलब इस तरीके से था कि जितना मैं अपनी उससे कर सकता था, वो होता है ना कि होप फॉर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये कि मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता था। और ये यकीनी बात है कि 100% तो नहीं दे सकता था, मतलब 90, मतलब जितना हो सकता था अपनी तरफ से वो मैं वो अपना इनपुट देने की कोशिश करता था। और मतलब जो मेरे बस में था और जो बाकी अल्लाह ताला के बस में था तो अल्लाह ताला पर छोड़ देता था। इस तरीके से। चलें, गुड। मुझे ये बताएं कि आपका ओवरऑल जब से आपने एमगेट की प्रिपरेशन की, एमगेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, कहाँ से की, कौन से इदारे से की थी? आमतौर पर कुछ बच्चे सेकेंड ईयर से करते हैं, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर की बात करते हैं प्रिपरेशन। क्या आपका स्ट्रेटजी थी, किस तरह से एमगेट को लेके चलें आप? देखिए, मेरी नज़र में एमकेट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तो इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। मतलब फॉर एग्जांपल के मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल जो मेरी चॉइस थी वो ये थी कि एक वो टाइम पीरियड होता है जब आप टेस्ट देने के मतलब इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद फिर आप देते हो टेस्ट, फिर आप इनरोल होते हो किसी भी एकेडमी के अंदर। तो एक टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो एक स्ट्रेस वाली बर्डन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और भी टीचर से मशवरा किया था, तो उन्होंने मुझे यही राय दी थी कि आप शुरू में मतलब आई गेस वो 2-3 महीने गुजरे थे क्योंकि कोविड आया हुआ था बीच में। और भी कोविड, तो 2-3 महीने गुजरे हुए थे कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में आने के बाद मैंने उसके अंदर क्या कहते हैं एडमिशन ले लिया था IBA ग्रेड्स के अंदर। और जो उसके शुरू के बैचेस होता है, मेरा बैच 3 था, तो उन शुरू के बैचेस के अंदर दाखिला ले लिया था और उसी के अंदर कंटिन्यू किया था। और ये बात थी कि जो बहुत सारे बच्चों के मुकाबले में जो मेरा खुद का क्या कहते हैं वो है ऑब्जर्वेशन है, वही कि जो शुरू के बैचेस के बच्चे हैं उनको चूँकि टाइम पीरियड ज़्यादा मिलता है, क्लासेस ज़्यादा होती हैं, तो एक उनको पढ़ने का मौका ज़्यादा अच्छा मिल पाता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर कर पाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो पूरे दिन की एक स्ट्रेटजी होती थी, यानी जो टाइम शेड्यूल होता था कि क्या क्या किस किस टाइम पे क्या क्या करते थे, वो भी ज़रा बच्चों के साथ शेयर करें कि आपने अपना किस तरह से पूरे दिन को 24 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था एमकेट के साथ, इंटर वगैरह की प्रिपरेशन को। जो मेरा टाइम मैनेजमेंट का जो स्केड्यूल था वो एक बहुत टफ था, क्योंकि मैं सिर्फ एमकेट और इंटरमीडिएट नहीं कर रहा था, मेरी एक तीसरी एक्टिविटी भी थी। और वो ये थी कि मैं एक मदरसे जाता था। ठीक। और उस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब कोविड का पीरियड था तो उसके अंदर ये था कि मेरी वालदा की ख्वाहिश एक बेदार हो गई कि उन्होंने चाहा कि अपने बेटे को ऑफिस बना दें। तो उन्होंने, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम हुआ करता था और मैं घर पे सिर्फ बुक्स या नॉवेल्स पढ़ रहा होता था। तो उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा ही चलता रहेगा, तो उन्होंने मुझे मदरसे में लगा दिया। अब उस वक्त तो आसान था, लेकिन वो एक बार जर्नी शुरू हो जाती है तो एक लंबा पीरियड होता है। तो तकरीबन मेरा जो मगरिब टू इशा का जो पीरियड था तो वो मदरसे के लिए स्लॉट बुक थी। लेकिन जो शुरू में अगर मैं बात करूं तो अगर इंटरमीडिएट तो दिन पूरा पैक रहता था। और चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, लेकिन उस कॉलेज के कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, तो मैं उसमें ज़्यादातर ये हमारी ख्वाहिश होती थी, मतलब मेरे दोस्त की भी, कि हम क्लास अटेंड करते थे। तब उस क्लासेस अटेंड करना, एक लंबा सफ़र करना, जाहिर सी बात है अभी सोचो तो नामुमकिन लगता है कि मैंने कैसे कर लिया। लेकिन
उस तरीके से किया, क्लासेस भी अटेंड करते थे, हफ्ते में 3 या 4 दिन तो कम से कम क्लासेस भी अटेंड हो जाती थी। और इसके बाद फिर जो कोचिंग होता था शाम में वो अलग, और फिर वीकेंड्स पर IB ग्रेड्स। यानी इसका ये एक फ़ायदा हो कि वीकेंड्स को मैंने अपने MCAT के लिए मुख्तस कर दिया था, और जो वीकडेज थे मेरे उसके अंदर ज़्यादातर मेरा फोकस इंटरमीडिएट की स्टडीज़ पर होता था, जो और यही मुझे गाइडेंस सीनियर ने भी दी थी। तो आपने हिफ्ज भी कर लिया इन 2 सालों के अंदर? नई एक जर्नी तो स्टार्ट हो गई, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रही है। यही है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, तो ये तो इशू है। वो कहते हैं ना कि टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, वो इंसान की लगन होती है और इंसान का फोकस होता है जो उसके लिए टाइम निकलवाता है। माशाल्लाह। मैं पर्टिकुलरली सारे बच्चों को ये बात बताना चाहूँगा कि देखें, इन्होंने अपने पास एक एक्स्ट्रा स्लॉट, एक एक्स्ट्रा लर्निंग पे भी इन्वेस्ट कर दिया। यानी बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि वो कोचिंग भी जाना है, अपनी जो इंटर की एकेडमिक्स है उसको भी लेके चलना है, MCAT को भी लेके चलना है, लेकिन इन्होंने उस सारी चीज़ों के साथ एक एडिशनल चीज़ को भी अपने पास लगा लिया, टाइम का स्लॉट दे दिया कि जिसमें वो अपने कुरान को हिफ्ज़ का याद करने का टाइम उसमें लगाते थे, जो कि बड़ी स्पेशल बात है। और उसके बावजूद भी 90+ स्कोर भी कर लिया अपने इंटरमीडिएट के अंदर, और डाउ मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट भी सिक्योर कर ली, विच इज़ वेरी अमेजिंग। और ये बहुत ये देखिए, इस पॉडकास्ट को, इस पूरे इंटरव्यू को जो हमारे पास सीरीज़ वाइज हो रहे हैं, उसको रखने का मकसद ये है कि बच्चों तक ये बात बावर कराई जाए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप कोचिंग आए जाएँ, कॉलेज आए जाएँ, MCAT की क्लासेस लें और उसके बाद जो है बस वो ख़त्म हो जाए कहानी। ऐसी बड़ी बड़ी शाइन एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जो कि MCAT और एकेडमिक्स के साथ और भी काम कर रही हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा दिए, और इंशाल्लाह आगे जाके और भी बड़े काम करते जाएंगे। ये बड़ी बेहतरीन बात आपके पास यहाँ हुई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट MCAT में कौन सा लगा? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कहना तो एक सब्जेक्ट था, मुश्किल नहीं था, लेकिन उससे मेरा बहुत पुराना बेर चल रहा था, और वो था फिजिक्स। ओहो, ये तो फिजिक्स की हैट्रिक हो गई भाई। तीसरे इंटरव्यू में तीसरा फिजिक्स मुश्किल निकल आया। तो क्या मसला क्या है भाई? डिकोड करो इस मसले को फिजिक्स के साथ, ये क्या मसला हो गया ये? फिजिक्स असल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, तो केमिस्ट्री, एक तो कोर्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कोर्स ऐसा भी नहीं था कि बंदा कवर ना कर सके, और टीचर्स करवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स आए थे ना, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, वो बॉल बल्ले पे नहीं आई। अच्छा। बॉल बल्ले पर आई, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं आई, यानी कि छक्का मारने की तैयारी में हम थे और वो बॉल चौके की थी। यानी जितना स्कोर और जितना हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ना कि हम फिज़िक्स में इतनी तैयारी है, इतने फार्मूले याद हैं हमें, और हमारी इस तरीके से तैयारी है, और इतना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, और कोचिंग के टेस्ट में भी अच्छे नंबर मार्क्स आ रहे हैं, और जैसे IB ग्रेड्स के अंदर टेस्ट होते थे तो उसमें फ़िज़िक्स में मतलब कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन इंटरमीडिएट के जब एग्ज़ाम में हम बैठे तो उसमें मार्क्स हमारे ड्रॉप हुए। एक ये वजह थी, और फिज़िक्स एक अननोन रीज़न है जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में फ़िज़िक्स का एक मसला बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये भी होता होगा शायद, जो बहुत सारे बच्चों ने एक्सप्रेस किया है, कि उसमें मैथ्स का एक अंसर शामिल होता है। यस। और मैथ्स पसंद नहीं होती बहुत सारे बच्चों को, तो वो आमतौर पे क्या करते हैं, वो फिर स्विच कर जाते हैं मेडिकल। वो मेडिकल की साइड पर आते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है किसी तरीके से ये मैथ्स वाला जो पोर्शन है फिज़िक्स का, ये इनका हटे यहाँ से। ऐसे ही है भाई, हो सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन एक कभी कभार एक अननोन फेयर भी होती है कि पता नहीं क्या चीज़ है ये फिज़िक्स की, समझ में नहीं आ रही भाई। तो इंटर में बेस अच्छी बनी थी फिज़िक्स की, या वहीं से जो है असल झगड़ा शुरू हुआ था फिज़िक्स के साथ? नहीं, ऐसा था कि इंटर में मतलब फ़र्स्ट ईयर था बिल्कुल ना, तो उसमें फ़िज़िक्स में अब थोड़े से मार्क्स ड्रॉप हुए, लेकिन ये नहीं था कि फ़िज़िक्स को फिर ये छोड़ दिया गया कि अब इसे पढ़ना ही नहीं है या ला ही नहीं सकता मार्क्स। मतलब उस पर फोकस किया और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहे, और एक वक्त आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कोचिंग के कम से कम टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे थे। कोचिंग का हो गया, IB ग्रेड्स का हो गया, और ये है कि वो ऊंच नीच तो चलती रही। तो फिज़िक्स का एक अजीब सा सब्जेक्ट था। बाकी इसके अलावा केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा रहा? केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपैरेटिवली अच्छा रहा। जो बायोलॉजी के टेस्ट होते थे ना, वो भी थोड़े से मुश्किल होते थे। यानी जैसे हम पढ़ रहे होते थे और जब हम टेस्ट में बैठते थे, खुसूसन ये हमारे GTs में जब हम बैठते थे ना, तो हमारे कभी कभार सर पे से जा रहे होते थे सवाल।
यानी इतने क्लोज ऑप्शंस होते थे कि वो सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था कि ये क्या सिलेक्ट किया जाए। अच्छा, तो मैं इससे बात बच्चों तक एज अ मैसेज पहुंचा दूं कि IBA ग्रेड्स वाले टेस्ट ऐसा बनाते हैं कि वो आपको दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। वो अंग्रेजी में एक जुमला है, मैं आमतौर पर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए बता रहा होता हूँ कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। गालिबन शायद इस तरह की कोई स्ट्रेटजी IB ग्रेड्स वाले अपनाते हैं ग्रैंड टेस्ट में खास तौर पे Exactly. कि वो पेपर मुश्किल बना दें, और जब आपका फाइनल पेपर आएगा वो ग्रेड टेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा आसान होगा या वो मुश्किल था। वो बहुत इजी था, वो बहुत ही मतलब IBA ग्रेड्स क्या सोच के इतना मुश्किल पेपर बना। वो इसलिए बनाते हैं ना, देखिए मैंने जुमला इसलिए पहले बता दिया कि वो जुमला आपके दिमाग में रहे कि हम प्रैक्टिस ही आपको इतनी मुश्किल की करा देते हैं कि अगर पेपर एंड में मुश्किल भी आए तो वो आपको GT के मुकाबले में आसान लगे। एग्जैक्टली। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन हर तरह से बहुत साउंड थी और अच्छी प्रिपरेशन करके गए तो आपने अच्छा स्कोर कर दिया। मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ पहली बार पहुँचे थे या पहली बार जब आपका रिजल्ट आया, मुझे बच्चों ने बताया सर हमने रात में रिजल्ट देखा था 12-1 बजे, आपका भी इसी टाइम पे आया था? सबसे पहले तो रिजल्ट कितने बजे आया था? नहीं, मैंने फाइनल वाला नहीं, जब वो पहला रिजल्ट था ना कि वो जो की मिलती है साथ, और उसी दिन जब चेक किया था, आई गेस यही था, मगरिब का वक्त हो रहा था गालिबन उसी दिन। और उस वक्त वो दिन बहुत अजीब सा था टेस्ट वाला ना, जब वो उस रात को देखा ना, मतलब मगरिब के बाद अप्रोक्स, तो मेरी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी, मतलब बहुत डाउन हो गई थी। मतलब 168 मार्क्स थे उस वक्त अनरिवाइज्ड, जो बाद में रिवाइज्ड होकर 175 हो गए थे। क्या मतलब मेरे 168, मतलब मैं इस पर एक्सपेक्ट नहीं करता, टेस्ट थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली, तो मतलब मेरा था कि मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा फिर पेरेंट्स ने क्या कहते हैं हिम्मत बंधाई, और जब फाइनल क्या कहते हैं रिज़ल्ट आया 175 जो, तो खुशी हुई और एक अच्छी उम्मीद रही कि इंशाल्लाह जैसे अभी तैयारी की तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के आगे भी एक्सेलेंसी को टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा वो एक मुसलमान एक्सेलेंसी की तरफ जाता है, और हर ज़िंदगी के हर मामलात में, हर शोबे के अंदर वो एक्सेलेंट बनता है। ऐसे ही। अच्छा, जब पहले पेरेंट्स को जब लेके गए डाउ, वो नाम चल रहा होगा आपका नंबर, उस वक्त कैसी फीलिंग थी? घर वालों को यकीन आ रहा था? खुद को यकीन आ रहा था उस वक्त? खुद को तो मुझे डाव के तकरीबन एडमिशन में 6 महीने बाद, यानी अभी हमारे जुलाई के अंदर छुट्टियां थी, तो उसके पहले तक तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस जगह पर कैसे लाई कर रहा हूँ। मतलब मैं इतना आउटलैंडिश फील कर रहा था, मतलब माशाल्लाह वहाँ पर जैसे क्या कहते हैं बच्चे के अच्छे नंबर्स आते हैं ना, तो अपने आप को कुछ समझने लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, उसको सब आता है। लेकिन जब आपकी सराउंडिंग में ऐसा हो कि कोई किसी की फर्स्ट पोजीशन हो, किसी की सिक्स्थ पोजीशन हो, मतलब इतने करीब के, और सिर्फ एक बोर्ड के नहीं, हर बोर्ड के A लेवल्स के बच्चे आ रहे हैं, फेडरल बोर्ड के बच्चे आ रहे हैं, और जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सूबों के टॉपर्स आ रहे हैं, जब उनके दरमियान में अपने आप को देखता था ना, तो हमेशा से ही लो फील कर रहा था और बहुत आउटलैंडिश फील करता था कि मैं कैसे डाव के अंदर आ सकता हूँ। तो जैसे आपने बात की कि जब वो नाम कॉल हुआ कि भाई मेरिट नंबर, आई गेस मेरा 48 था उस वक्त, 48, बहुत 49, बहुत करीब है, जब विद इन हंड्रेड्स नंबर आगे, बट बहुत बड़ी बात है। ये रिकॉल हुआ उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस भी थी, अनबिलीवेबल कंडीशन भी थी, और सबसे ज़्यादा जब मैं क्या कहते हैं वापसी के वक्त जब पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ था, तो सबसे जो मेरी मोटिवेशन भी रही शुरू में वो थी पेरेंट्स की हैप्पीनेस। तो वो जो मेरे अब्बू के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, और जो उनका जो वो दिल में फ़ील कर रहे थे, वो मैं उसे अपने अंदर भी फ़ील कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत को मैंने ज़ाया नहीं होने दिया, जो उन्होंने मुझ पर इन्वेस्ट किया, और जो शुरू में उन्होंने मतलब इस तरीके से मेरे लिए मेहनत की और पैसे या किसी भी मामले में सेक्रीफाइसेस दी, तो एक ये हुआ कि कम से कम मैंने उनकी जो उम्मीदें थी ना उन्हें नहीं तोड़ा। मैं ये बात इनकी जो इन्होंने मैसेज दिया है, ये मैंने पिछले 1-2 सीरीज़ में भी बात बोली है, मैं आमतौर पे जनरली बता भी रहा होता हूँ बच्चों को कि पेरेंट्स इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकली, मेंटली हर तरह से बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बच्चे की तरफ से भी जो है वो एटलीस्ट इतना तो कम से कम हो कि वो अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई पे फोकस करे और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करें। वो भी एक अलग बात है कि उसका मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता या उसका रिज़ल्ट उसको नहीं मिलता, ये तो सब अल्लाह ताला के हाथ में कि किस्मत में आपके लिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, लेकिन अपनी तरह से मेहनत ज़रूर करें। और फिर फाइनली ये चीज़ होती है कि जब आप
इस ये चीज़ आपको ड्राइव करती है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। अल्टीमेट गोल कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी मिले, डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट एक आपको ये चीज़ ड्राइव करके लेके जाती है डिसिप्लिन की तरफ, डेडिकेशन की तरफ, कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स, कि जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया अपनी इतनी मुश्किल ज़िंदगी के अंदर से। तो दिस इज़ वेरी गुड एक मैसेज जो आपकी तरफ से बच्चों को गया। और ये एक ऐसी की सिचुएशन है जो यही बच्चे समझ सकते हैं जो उस वक्त उस कंडीशन में खड़े हुए थे। ये आप भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि उस वक्त हम लोग इस कंडीशन में थे नहीं। ये लोग समझ सकते हैं सारी बातें। मुझे ये बताएं कि आपके पास जो बच्चे, कभी अगर आपका कोई जूनियर आपके पास आता है, मिसाल के तौर पे जितने बच्चे देख रहे हैं जूनियर्स हैं, इनको आप क्या मैसेज देंगे कि ये क्या करें ऐसा कि जिससे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स, अपने जो भी उन्होंने पैशंस, एम्स बनाए में दिमाग में, उन सबको अचीव कर लें? कोई मैसेज, कोई एक ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई लाइफ हैक देना चाहेंगे उनको? तो सबसे बड़ा लाइफ हैक ये है कि किसी काम के अंदर शॉर्टकट नहीं है, कि आपको कांस्टेंट स्ट्रगल तो करनी है। और एक एमकेट के अगर आप एमकेट के एस्पिरेंट हैं और आप जाना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो आपको तो ये तो एक रोज़े रोशन की तरह बात वाज़ेह है कि मेहनत तो करनी है। तो अब क्यों ना मेहनत को पहले से समझ लिया जाए कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, और उसे कैलकुलेट कर लिया जाए कि इतना टाइम मैं स्पेंड करूं। और जिस चीज़ को, जो स्किल आपको सीखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ अगर आप टाइम मैनेजमेंट को सीख लेना, तो इससे ये हुआ कि आपकी स्टडीज़ भी चलती रहेंगी, और जो आपकी दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग है, क्या कहते हैं, राइटिंग है, और फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, गार्डनिंग है, तो इनके लिए ज़रूर टाइम निकालें। जैसा एक बच्चा होता है कि वो बिल्कुल एक रूम के अंदर बैठा है, बिल्कुल पैक, और वो सिर्फ पढ़े जा रहा है। तो मैं कभी भी इसका कायल नहीं रहा। और जैसे अभी भी मेडिकल की स्टडीज़ टफ होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, मतलब उस तरीके से, तो वाकई में जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे टाइम मैनेजमेंट की अभी मेरी खुद कंडीशन ड्रॉप्ड है। लेकिन जो एक आइडियल सिचुएशन है ना, और इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये अनअचीवेबल नहीं है, कि आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम और स्लॉट्स को मेंटेन करें, और इसके साथ साथ अपने को करिकुलर्स के लिए ज़रूर वक्त निकालें। और इसी के साथ साथ अपनी जो फैमिली गैदरिंग्स हैं उन्हें कभी भी स्किप ना करें। यानी ये है कि जाहिर सी बात है, आप एमकेट दे रहे हैं तो आपको स्किप तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक ऐसा है, अपने आप को एक आइसोलेट ना कर लें, सोसाइटी के अंदर रहें। और फॉर एग्जांपल अगर मैं तैयारी कर रहा था, तो तकरीबन मैं हफ्ते के अंदर 4-5 दिन मदरसे भी जा रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अनोखा था, आप सब भी ये कर सकते हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो दुआओं को आप पकड़ लें अपने साथ ना, क्योंकि एक तो एक आपकी चाहत है और एक अल्लाह की चाहत है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने, मैं समझता हूँ, मुझसे ज़्यादा मेहनत की, मुझसे ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज से पढ़ा। यानी कि अगर पाकिस्तान की जो टॉप अकेडमीज़ है ना, उन्होंने वहाँ से पढ़ा और मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस की, लेकिन एक अल्लाह ताला की जो चाहत थी ना, कि वो उस मेडिकल कॉलेज को नहीं अचीव कर सके वो। तो इसके अंदर मैं अपने आप को कभी भी क्रेडिट नहीं देता कि मैं बहुत अच्छा था, मुझसे ज़्यादा और मुझसे बेहतर मेहनत करने वाले लोग मौजूद थे। लेकिन ये है कि अगर आप अल्लाह ताला को साथ ले लेते हैं ना, और अपनी दुआओं के अंदर इस बात को शामिल कर लेते हैं कि अल्लाह ताला आप मुझे अपने बेस्ट से नवाज दीजिए। जैसे कि एक ज़ाविया के अंदर अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि हम कभी कभार अल्लाह ताला से एक फूल मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आप मुझे एक फूल दे दें, अल्लाह ताला आप मुझे एक फूल दे दें। अब अल्लाह ताला खुद सोच रहे होते हैं कि मैंने इस बंदे के लिए गुलदस्ता तैयार किया हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि बस मुझे एक फूल दे दें। तो हम अल्लाह ताला से गुलदस्ता मांगें, और गुलदस्ते की क्या दुआ है कि अल्लाह ताला आप मुझे अपने बेस्ट से नवाज दें, जो आप समझते हैं मेरे लिए बेस्ट है मुझे वो दे दें। और मैं ये दुआ साथ करता था। और एक और दुआ, जाहिर सी बात है, मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लेना था, कि अल्लाह ताला मेरा जो बेस्ट है ना, वो मेडिकल कॉलेज को लिख दें। तो इसके अंदर ये हुआ कि अल्लाह ताला से ये दुआ जब आप मांगेंगे ना, तो अगर आपके लिए मेडिकल कॉलेज बेस्ट नहीं भी था अगर, तो वो आपकी तकदीर में ही था कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें और उसको अपने लिए बेस्ट करवा लें। तो ये होता है अल्लाह ताला से मांगना ना, कि कॉन्स्टेंटली अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह ताला को याद रखें, मतलब दुआएं अल्लाह ताला से मांगें। बड़ा बेहतरीन मैसेज इन्होंने दिया है, ख़ास तौर पे आखिरी वाला, कि
एक तो अपने लिए बेस्ट भी मांगे, फिर साथ में अल्लाह ताला को बताएं भी कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ में मेरे लिए बेहतरी भी रख दे अगर आप रखना चाहें तो, क्योंकि अल्लाह ताला से तो आप मांगेंगे, वो तो जो चाहे कर सकते हैं आपके लिए। तो दुआओं के साथ दवा भी करनी पड़ती है, दवा के साथ दुआएं भी करनी पड़ती हैं। तो जिस तरह से हमारे इन मेमडी के एस्पिरेंट ने, अल्लाह ताला इनको और आसानी नवाज़े, ज़िंदगी में आगे जाके कामयाबी अता करे। तो इन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं, आप देखेंगे कि हर बच्चा, जो नया बच्चा हमारे पास इस सीरीज़ में आ रहा है, वो कोई नया मैसेज लेके आता है और बिल्कुल एक यूनिक बात आपके सामने करेगा कि जो कि शायद आपको, अगर उनमें से कोई एक बात भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। भाई आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप अपना हिफ्ज़ भी कंप्लीट करें आगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो जो भी आपकी, जो आपने सोचा हुआ आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, जिस चीज़ में फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी पैदा कराए। और आपके जो वालिदैन ने जो कुछ आपके लिए सोचा हुआ है वो आप उनको अचीव करके इस दुनिया में देके जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है एक नई सीरीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।